हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 26 नवंबर। तो आज मुझे लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही, संविधान के बारे में ही कुछ बातचीत होनी चाहिए। पिछली बार मैंने 26 नवंबर को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है उसके बारे में वीडियो बनाया था। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा संविधान है ये कैसे बना, किस किस देश से कंटेंट लिया गया भारत का संविधान बनाने के लिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसको बनाने में कुल समय जो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो बहुत से देश थे, बहुत सी अलग अलग जगह थी जहां से हमने कुछ कुछ विशेषताएं ली और अपने संविधान में उसको शामिल किया। तो ऐसे 10 तो ऐसे देश थे और साथ ही साथ एक, जब भारत अभी आजाद नहीं हुआ था 1935 में एक एक्ट बनाया था अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके तहत ये तो आपको पता ही होगा कि जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद जो शासन था वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1858 से उस समय महारानी थी विक्टोरिया, तो डायरेक्ट हमारा शासन जो है भारत का वहां से होता था। तो अंडर ब्रिटिश क्राउन ऐसा बोलते हैं हम। तो उस समय 1935 में ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था और इस एक्ट के अनुसार जो भारत में स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट बोलते हैं जिनको, जो रियासतें थी, उनको कुछ अधिकार दिए जाने थे। ये तय किया जाना था कि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिन पे निर्णय कौन लेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिन पे जो स्टेट है, जो रियासतें हैं, वो अपना निर्णय ले सकती है। लेकिन ये एक्ट कभी लागू ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, जो रियासतें थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो ये लागू नहीं हो पाया। कुछ 2-4 कोई ऐसे प्रावधान रहे हो, लागू हो गए हो तो कह नहीं सकता, लेकिन अधिकांशतः हम कहते हैं कि लागू नहीं हो पाया। तो इस एक्ट के अलावा 10 और देश थे जिनके संविधान से कुछ कुछ जो है हमारे सोर्सेज लिए गए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ब्रिटिश तो पता ही है भाई, अंग्रेज सरकार से। एक यूएस का, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां के संविधान से भी कुछ विशेषताएं ली गई। आयरिश, आयरलैंड का जो संविधान था वहां से भी कुछ बातें ली गई। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से भी कुछ बातें ली गई। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के संविधान से कुछ बातें ली गई। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, अब जिसको हम रसिया बोलते हैं, पहले यूएसएसआर था, तो वहां से ली गई। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस, जो फ्रांस की सरकार है, फ्रांस का जो संविधान है वहां से लिया गया। साउथ अफ्रीका से लिया गया और जापान से लिया गया। तो इसमें 10 देश है और एक एक्ट था जो कि ब्रिटिश क्राउन ने बनाया था। ये 11 सोर्सेज है मेन, जहां से कंटेंट लेकर के हमारा संविधान बनाया गया। अब हम इनको डिटेल में करते हैं। जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इससे क्या क्या बातें ली गई? 5 मुख्यतः बातें। फेडरल स्ट्रक्चर, ये जो एक्ट बना था इसमें भी तय कर दिया था अंग्रेज सरकार ने कि एक फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कुछ एरिया ऐसे होंगे जिन पे किसका अधिकार रहेगा? ब्रिटिश क्राउन का, अंग्रेज सरकार का। वो उसके लिए कौन कौन से एरिया होंगे उनकी एक लिस्ट बनाई गई, उसको फेडरल लिस्ट कहा गया। प्रोविंशियल लिस्ट, कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र ऐसे जिन पे जो रियासतें थी अपना निर्णय ले सकती थी, वो इस लिस्ट में रखा गया। और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पे दोनों निर्णय ले सकते हैं, तो उसको कंकरेंट लिस्ट में लिया गया जो है। तो इस तरह से फिर जब भारत आजाद हुआ तो हमने जो फेडरल लिस्ट थी उसको क्या नाम दे दिया? यूनियन लिस्ट दे दिया। जो केंद्र सरकार है उसके अधीन जो क्षेत्र आते हैं। दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट, उसको नाम दे दिया स्टेट लिस्ट। हर राज्य की अपनी अपनी सूची है। एक कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची बोलते हैं। तो इसमें वो एरिया है जिन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही निर्णय ले सकती है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर उस समय भी होते थे भाई,
उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल जो थे, वो एजेंट्स थे किसके? ब्रिटिश क्राउन के। और आजादी के बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ, इसमें भी गवर्नर है, ये भी एक किस्म से एजेंट है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो केंद्रीय सरकार है वही इनको नियुक्त करती है। जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है, ये भी इस एक्ट में था कि जो हम सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं हम, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था और हाई कोर्ट होती थी। अब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह सुप्रीम कोर्ट हो गई और हाई कोर्ट ऐसी है। पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए थे, जिनके थ्रू जो है नौकरियां मिलती थी जो है लोगों को। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसके नाम थे। और वर्तमान में संविधान लागू होने के बाद अब जो है, एक तो यूपीएससी है, नाम आपने सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक हर एक स्टेट का अपना अपना सर्विस कमीशन है। जैसे हरियाणा का एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी प्रावधान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे देश में इमरजेंसी लगी है भाई, तो इमरजेंसी के प्रोविजन जो है उस समय भी थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। कब कब इमरजेंसी लग सकती थी? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कोई भी रियासत जिनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, वहां अगर लगे कि वहां की सरकार, वहां का राजा संभालने में असमर्थ हो गया वहां के राज्य को, तो उस केस में या कोई वॉर हो गया या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई, तो इन केसेज में इमरजेंसी लगती थी। तो बाद में भी अपनाए गए स्टेट इमरजेंसी। किसी भी राज्य की सरकार को कई बार बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी, ये आज तक 3 बार लगी, 1962 में, 1971 में, दोनों समय युद्ध के समय थे। ये चाइना के साथ युद्ध था, ये पाकिस्तान के युद्ध था। फिर 1975, ये बड़ी विवादास्पद है, इसको लगाया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे, आंतरिक विद्रोह के नाम पे, आंतरिक कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है इसके नाम पे। तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है, पैसे से संबंधित, आर्थिक। आज तक कोई ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगाई गई। तो ये 5 मेन पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए। अब करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन का जो संविधान था उससे क्या लिया गया। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। क्या मतलब बनता है इसका? सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या होती है भाई? जैसे इस समय अगर बात कहे, हमारे देश में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हेड है सरकार के, तो वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, मंत्री परिषद के साथ, मंत्रिमंडल के साथ जो है देश को, सरकार को चला रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कार्यपालिका है, जो जिसका काम मेन कार्य करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं भाई, मिनिस्टर्स की काउंसिल है ये लेजिस्लेटिव ब्रांच की प्रति जवाबदेही है, पार्लियामेंट के प्रति हम कह सकते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच में क्या आता है? इसमें ये तो आएंगे ही आएंगे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच तो आएगी आएगी, साथ ही साथ इसमें जो दूसरी पार्टियों के नेता है वो भी आएंगे, विरोधी पक्ष के नेता भी आएंगे, सारी पार्टियों के जो भी एमपी वगैरह बने हुए हैं वो सारे इसमें आएंगे। इसमें दोनों, हमारे देश में 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदन आते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेटिव ब्रांच का हिस्सा है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है? जिसमें जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, वो जवाबदेह है पार्लियामेंट के प्रति। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन होगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी कुछ भी कर सके। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इस देश का जो सबसे बड़ा कानून है वो हमारा संविधान ही है। संविधान के अनुसार देश चलना है, ना कि किसी और अन्य बातों के आधार पर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, अब ये लेजिस्लेटिव ब्रांच तो हो गई, लेकिन किस तरह से कोई कानून बनेगा उसका एक तरीका है। बिल बीइंग इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा, राज्यसभा, 2 हमारे सदन हैं, लोकसभा बोलते हैं को राज्यसभा, इनमें से किसी में कोई बिल इंट्रोड्यूस करेंगे हम, डिबेट होगी उस बिल पे, बाद में वो बिल पास बाय बोथ द हाउसेस, दोनों हाउस से पास होगा, तभी वो कानून बन पाएगा।
तो जो प्रोसीजर है, किस तरह से बिल इंट्रोड्यूस करने वाला सारा प्रोसीजर है, ये भी हमने कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सिंगल सिटीजनशिप, एक नागरिकता है। ऑल सिटीजन्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली एंड नॉट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। हम सारे भारत के नागरिक हैं, ना कि अलग अलग प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। दूसरा, इसको कैसे समझ सकते हैं कि हम किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो हमारे भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो यह सिस्टम भी ब्रिटिश से आया है। कैबिनेट सिस्टम, काम करने के लिए कैबिनेट बनती है भाई। यूनियन कैबिनेट है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं। तो यह भी सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया। प्रेरोगेटिव रिट्स, कुछ रिट्स हैं, विशेष अधिकार हैं। अब इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हैबियस कॉर्पस, मान लो किसी व्यक्ति को बंदी बना दिया, अरेस्ट कर दिया इलीगल तरीके से, तो उसके विरोध में व्यक्ति खुद तो कई बार नहीं जा पाता, उसका कोई रिश्तेदार, कोई नजदीकी कोर्ट में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जो आर्टिकल के अंदर है वो भी डिटेल में बाद में मैं बताऊंगा। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है उसको ये रेट जारी हो सकती है, ये ऑर्डर जारी हो सकता है कि आपको ये काम करना ही है। प्रोहिबिशन और सर्टियोराई बोलते हैं इसको, ये दोनों कोर्ट से संबंधित है। कई बार सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को आदेश दे सकती है कि ये जो आपने कोई इशू लिया है वो आपके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। इसके अंदर वो कह सकती है कि आप इस मैटर को किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कीजिए। और को वारंटो का मतलब है, मान लो किसी ने नौकरी प्राप्त कर ली और वास्तव में उसका अधिकार ही नहीं है, किसी गलत तरीके से प्राप्त कर ली, तो ये रिट उसके विरुद्ध डाली जा सकती है। तो ये जो रिट्स है ये एक्चुअल में तो किस लिए है? हमारे टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आगे आएगा, उनको बचाने के लिए। तो ये भी कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, पार्लियामेंट्रियन जो है सांसद, उनको कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर एक्शंस विद इन द पार्लियामेंट में अगर कुछ ऐसा गलत कहा गया जो नहीं कहा जाना चाहिए था तो कोर्ट की प्रोसीडिंग उसके विरुद्ध नहीं हो सकती। एग्जेप्शन फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस ड्यूरिंग सेशन, के दौरान कोई सिविल केस चल रहा हो किसी सांसद पे तो उससे भी उसको एग्जेप्ट किया गया है। बाई कैमरलिज्म, द्विसदन, ये मैंने पहले ही बता दिया, दो सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे भी कुछ बातें ली गई है। फंडामेंटल राइट्स अभी आया था भाई, हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 होते थे, एक खत्म कर दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी, ब्रीफ से मैं छोटी छोटी से ब्रीफ में बताऊंगा मैं सारी बातें। समानता का अधिकार है, कानून के अनुसार सब, संविधान के अनुसार सब समान है। राइट टू फ्रीडम, हम आजाद हैं भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसा नहीं किसी से आप जबरदस्ती कोई मजदूरी नहीं करा सकते, शोषण नहीं किसी का कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटी के लिए हैं, जो माइनॉरिटी क्लासेज है उनके लिए वो अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां चला सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और संविधान से हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया है तो संविधान हमें अधिकार देता है, उसके विरुद्ध हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। हमारी सरकार के 3 हिस्से हैं। लेजिस्लेचर मैंने बता दिया, विधायिका बोलते हैं, कानून बनाते हैं जो। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, और जुडिशरी न्यायपालिका। तो इनकी अलग अलग पावर्स की सेपरेशन जो है संविधान में कही गई है। जुडिशरी इज अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की संरक्षक है। कौन? जुडिशरी। इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इस पे और किसी का अधिकार और कोई जो है जबरदस्ती इस पे प्रभाव नहीं डाल सकता। जुडिशियल रिव्यू, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज
एंड एग्जेक्टिव एक्शंस। कार्यपालिका ने कोई ऐसा एक्शन लिया, कोई ऐसा कानून बनाया जो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कि वो उसको देख सकती है, एग्जामिन कर सकती है। इफ ए लॉ और एक्शन इज फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया, ऐसा कोई कार्य हुआ सरकार के द्वारा जो संविधान के विरुद्ध है, जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी इसको क्या कर सकती है, न्यायपालिका इसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वोइड का मतलब नील हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, एक उसका अलग प्रोसीजर है फॉर रिमूविंग द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अगर उल्लंघन प्रेसिडेंट भी कर दे तो उसको भी हटाया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। महाभियोग बोलते हैं इसको, महाभियोग के द्वारा नो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। आज तक भारत में कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसके विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज है, इनको भी रिमूव कर सकते हैं, ये पॉइंट भी यहीं से लिया गया है। बाय एन ऑर्डर फ्रॉम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर से, बट ओनली आफ्टर पार्लियामेंट पासेज ए मोशन विद ए स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज। यानी इसको भी जो हमारे दोनों सदन है उनमें पास होना होगा। जो एक मोशन, एक ऑर्डर पास होगी, कोई अपना प्रस्ताव रखेगा, जब प्रस्ताव पास हो जाएगा उसके बाद ही प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ये भी आज तक कोई जज इस विधि से नहीं हटाया गया। क्या ग्राउंड हो सकते हैं, या तो मिसबिहेवियर के आधार पे, या इनकैपेसिटी, वो जो है मेंटली साउंड ना रहे, वो इस पोजीशन में ना रहे कि निर्णय दे सके, तो इस आधार पे भी उसको हटाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है भाई। इसकी भी उसी तरह से एक प्रोसीजर है, रेजोल्यूशन पास होगा मेजोरिटी से राज्यसभा में, तो एक स्पेशल मेजोरिटी से होगा, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से। हालांकि नो वाइस, कोई आज तक का वाइस प्रेसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिसको इस विधि से, यानी ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो अभी तक हमें लागू करने की जरूरत महसूस नहीं हुई, और ये अच्छी बात है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, आयरलैंड से भी हमने कुछ बातें ली भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं इसको हम। A set of guidelines in Indian Constitution that direct the government to create a just and equitable social and economic order। एक ये गाइडलाइन है सरकार के लिए कि उन गाइडलाइन को देख करके सोशली और इकोनॉमिकली जो है एक जस्ट, एक न्यायोचित जो है सही व्यवस्था बने, ऐसी गाइडलाइन है। तो उन गाइडलाइन को देख के सरकार को अपनी पॉलिसीज बनानी होती है। नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, हालांकि कानूनी रूप से वो नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है कि जरूर ही ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ये एक गाइडलाइन है। दे सर्व एज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट टू कंसीडर व्हेन फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। नागरिकों के भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए जब भी कोई पॉलिसीज बनानी है सरकार को, तो वो इनको देख के इनके आधार पे बना सकती है। जैसे शराबबंदी होनी चाहिए, यानी शराब नहीं बिकनी चाहिए, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आती है। कुछ राज्य कभी कभी बीच बीच में अनाउंस कर देते हैं, हरियाणा में भी एक शराबबंदी हुई थी, अब कई राज्यों में है, तो कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन ये कानूनी अधिकार नहीं है कि इसको बंद किया जाएगा। सरकार अगर चाहेगी अपनी पॉलिसी जैसी बना सकती है, उसके अनुसार हो सकता है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में इस समय जो है 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इस समय 245 होते हैं। उन 245 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। 12 ऐसे मेंबर है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, ये इलेक्शन के द्वारा नहीं होंगे। हु हैव स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, उनके कोई अपने खास, अपने विशेष क्षेत्र में जिनकी नॉलेज हो, लिटरेचर में हो सकती है, साहित्य में, साइंस में हो सकती है, आर्ट्स में हो सकती है, सोशल सर्विस में हो सकती है। तो इन 12 मेंबर का जो नॉमिनेशन होता है, मनोनीत होते हैं जो ये, इसी में जैसे पृथ्वीराज कपूर, आपने सुना होगा नाम, राज कपूर के पिता थे, तो ये भी राज्यसभा के मेंबर रहे। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के फादर थे, ये भी राज्यसभा के मेंबर रहे। नरगिस, संजय दत्त की माता जी, ये भी राज्यसभा के मेंबर रही। अमृता प्रीतम, ये एक उपन्यासकार थी। शबाना आजमी, ऐसे बहुत से। सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर रहे, तो वो इन्हीं उसमें आते हैं नॉमिनेशन में।
मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में अलग मेथड है, जैसे अमेरिका है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। तो ये भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया। तो 3 इसमें मेन पॉइंट्स है, आयरलैंड से लिए गए। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया भाई, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब फेडरल स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया था, 1935 का एक्ट है उसी में आ गई थी, लेकिन कभी कभी विवाद हो जाता है, जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें कौन किसका अधिकार है, तो सेंटर इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये पॉइंट कहां से लिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया को कहा भी क्या गया है संविधान में, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर। रेजिडरी का मतलब जब ये संविधान बनाया गया उस समय सारी बातों को कंसीडर किया गया, लेकिन परिस्थितियां बदलती है, बहुत सी बातें ऐसी है जिसमें नहीं आ गई। रेजिडरी बोलते हैं अवशिष्ट, जो बच गई, जो इसमें कहीं जिक्र नहीं हुआ, कोई ऐसा विषय आ गया उसमें किसका अधिकार है, उसमें पावर किसके पास है, तो उसमें पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो ये भी कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से लिया गया है। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट नॉट मेंशन इन द, कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, कोई नया कोई विषय आ गया तो उस पर किसके पास है पावर, सेंटर के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स। अब गवर्नर्स तो आ गए थे 1935 के एक्ट में, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये प्रोसीजर क्या है, ये कनाडा से लिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्रीय सरकार है, जो प्रधानमंत्री उनका मंत्रिमंडल है, उनकी सलाह पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, अधिकार है वो सलाहकार के रूप में। कैसे, इट अलाउज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। कोई राष्ट्रपति के सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया कानून से संबंधित, या कोई ऐसा मसला आ गया, ऐसा मामला आ गया पब्लिक इंपोर्टेंस का, तो प्रेसिडेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है, उसके विचार पूछ सकता है कि आपका इस विषय पे क्या विचार है। तो ये सारे पॉइंट्स कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया से भी ली गई कुछ बातें। कंकरेंट लिस्ट, ये तो पहले आ गई कंकरेंट लिस्ट, लेकिन बोथ द यूनियन एंड स्टेट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें दोनों की पावर है, स्टेट की भी सेंट्रल की भी। ये पॉइंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द कंट्री। हम देश के किसी भी भाग में जाके व्यापार कर सकते हैं अपना। ये फ्रीडम कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कभी कभी ऐसा होता है कोई बिल पास नहीं हुआ और राष्ट्रपति को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो कई बार वो दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये जो प्रावधान है ये भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब इसको वाइमर वर्ड का क्या मतलब है, जर्मनी में एक शहर है वाइमर, वहां बैठ के कुछ लोगों ने संविधान बनाया था, इसलिए 1919 से लेकर के 1933 तक, 1919 से 1933 तक के बीच में जर्मनी के संविधान का नाम क्या था, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि वाइमर शहर में बैठ करके कुछ लोगों ने इसको बनाया था। इससे एक पॉइंट लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इमरजेंसी प्रोविजन तो शुरू में आ गए थे, 1935 के एक्ट में आ गए थे, लेकिन इमरजेंसी में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स कहां से थे, लिए थे हमने, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो हमारे अधिकार है, ये अधिकार भी हमारे समाप्त हो सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये कहां से लिया गया है पॉइंट, ये लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर पहले नाम था इसका 1991 से पहले, अब इसको रसिया बोलते हैं हम। दो पॉइंट इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ऐसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमारे कर्तव्य भी बनते हैं कुछ।
देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल, पहले 10 थी, हमारे जो कर्तव्य बनते हैं वो 10 थे, लेकिन 2002 में 11वां भी जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य क्या था, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा सारों में। 11वां जोड़ा गया था कि हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल में जरूर भेजें। इसमें एक जो मेरे को लगा जिसका जिक्र होना चाहिए, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है कि हम देश को इस दिशा में लेके जाएंगे कि साइंटिफिक टेम्पर बने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादातर जो है अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं और कुछ बातों को हम बिना सोचे समझे ही स्वीकार करते रहते हैं क्योंकि बड़ों ने कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा जो दृष्टिकोण है वो साइंटिफिक होना चाहिए। आइडियल ऑफ जस्टिस जो प्रेम्बल है हमारा, उसमें 3 वर्ड है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों आइडियल ऑफ जस्टिस कहे गए हैं। उसमें तो ये लिखा हुआ है जस्टिस, फिर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो पॉइंट है ये भी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से आया। और वास्तव में तो रशिया में एक क्रांति हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन इन 1917, 1917 की रूसी क्रांति बोलते हैं हम, उसमें ये पॉइंट आया था आइडियल ऑफ जस्टिस का, कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी, इकोनॉमिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से। तो ये हमें अपने प्रेम्बल में लिया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस से क्या लिया भाई, रिपब्लिक। हमारे प्रेम्बल में शुरू में 5 वर्ड आते हैं कि हमारा देश कैसा बनाना है, हमें सोवरन होना चाहिए। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये प्रेम्बल के वीडियो में मैंने बताया हुआ है सारा। सोवरन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। तो रिपब्लिक जो वर्ड आया है ये फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ऐसी प्रेम्बल में ही आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी भी बात है। लिबर्टी, आजादी, समानता और बंधुत्व की भावना, ये भी जो था एक फ्रांस में भी, जैसे रूस में होता, फ्रांस में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, फ्रांस की क्रांति। उसमें जो क्रांतिकारियों के बहुत से मोटो थे, उनमें एक मोटो ये भी था कि लिबर्टी होनी चाहिए सभी के लिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिया है। साउथ अफ्रीकन, इससे भी कुछ बातें ली क्या, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जब बनाया गया, अब उस समय कुछ परिस्थितियां रही होगी, उनके अनुसार बना होगा, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसमें संविधान में हम बदलाव भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका से पॉइंट लिया गया है। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, उस इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ये पॉइंट भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापान से भी एक बात ली गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इट इज ए लीगल प्रिंसिपल दैट स्टेट्स that a person's life or liberty can only be deprived according to a procedure that has been followed correctly। यानी किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, उसको सजा देनी है, फांसी की सजा भी अगर होगी तब भी ऐसा नहीं है कि जज ने बात सुनी और तुरंत सजा दे दी। उसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है, उसको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, डिफेंड करने का अधिकार है। तो वो जो प्रोसीजर है, इसका मतलब क्या है कि पर्सन का लाइफ और लिबर्टी, जीवन से उसको वंचित तभी किया जा सकता है जब उसके लिए भी एक सही तरीके से तरीका अपनाया जाए, विधि अपनाई जाए। तो ये पॉइंट कहां से लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार देखते रहिए यूनिक एजुकेशन चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।